जी क्वेश्चन नंबर 8 निकाले, होमवर्क में दिया था एक दिन आपको। अंडर द पेज नंबर 111 अंडर द प्रोविजंस ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस की प्रोविजंस के तहत आपने क्या करना है, व्हाट यू आर सपोज टू डू, टैक्सेबल इनकम निकालनी है। भाई जब टैक्सेबल इनकम निकालनी होगी तो फिर इसका मतलब है कि रेलिवेंट हेड्स के मुताबिक निकालनी होगी। या तो एम्प्लॉय शेयर स्कीम वाले एडजस्टमेंट से डेटा इनकम फ्रॉम सैलरी में जाएगा या जाएगा इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन में। तो इट डिपेंड्स कि डेटे में क्या चीज़ अवेलेबल है। तो सवाल में लिखा हुआ है कि अंडर द प्रोविजंस ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस कंप्यूट द टैक्सेबल इनकम अंडर करेक्ट हेड ऑफ इनकम। करेक्ट हेड ऑफ इनकम में इनकम निकालनी है फॉर टैक्स ईयर 2017 इन फॉलोइंग केस। अंडर एन एम्प्लॉय शेयर स्कीम, एम्प्लॉय शेयर स्कीम के तहत 30,000 शेयर्स ऑफ दाऊद लिमिटेड वर इशूड टू कमर ऑन यकम अगस्त 13। मोहतरम 30,000 शेयर ही मिल गए, डायरेक्ट 30,000 शेयर्स मिल गए ऑन यकम अगस्त 13 फॉर ₹30 ईच। कितने पैसे देने पड़े? 30। तो व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ शेयर? 30। यकम अगस्त 13 को मिल गए। ओके। ही वॉज नॉट अलाउड टू सेल और ट्रांसफर द शेयर बिफोर कंप्लीशन ऑफ 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ इशू। तो मोहतरम ये 3 years कब पूरे होंगे फ्रॉम द डेट ऑफ इशू? यकम अगस्त 14, यकम अगस्त 15, यकम अगस्त 16। तो यकम अगस्त 16 को ये 3 साल पूरे होंगे। द फेस वैल्यू ऑफ द शेयर इज 10 ईच। मोहतरम फेस वैल्यू इग्नोर करनी होती है। फेस वैल्यू शेयर की होती है जो उसके फेस पे लिखी हो, वो इग्नोर करनी होती है। हमने बस देखने खरीदे कितने के थे। फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ ईच शेयर ऑन डिफरेंट डेट्स वाज एज फॉलोज। यकम अगस्त, 30 जून, 31 जुलाई और 31 मई 2017 को हमने शेयर्स बेच दिए। तो वेरी सिंपल, इसमें तो कोई मसले वाली बात नहीं थी। यकम अगस्त 13 बनता है टैक्स ईयर 2014। तो 2014 के अंदर मोहतरम कुछ भी नहीं हुआ। हाँ हुआ, लेकिन रिस्ट्रिक्शन वाले शेयर्स मिले ऑन यकम अगस्त 13 फॉर ₹30। यकम अगस्त 13 को मैंने क्या बाय किए? शेयर बाय किए। मुझे कहां से पता चला? मुझे पता चला 30,000 शेयर्स वर इशूड टू कमर। कमर को शेयर दिए, राइट बाय करके शेयर बाय किए या डायरेक्ट शेयर बाय किए? डायरेक्ट शेयर बाय किए, बाय शेयर्स। लेकिन कौन से वाले? इसलिए इस वक्त कुछ नहीं करेंगे। 3 साल बाद रिस्ट्रिक्शन रिलीज होगी। 3 साल बाद रिस्ट्रिक्शन, 1 2 3, 3 साल बाद रिस्ट्रिक्शन रिलीज होगी। रिस्ट्रिक्शन रिलीज होगी यकम अगस्त 2016 को। ये टैक्स ईयर 2015 है, ये टैक्स ईयर 2016 है और ये टैक्स ईयर 2017 है। यकम अगस्त 16 को रिस्ट्रिक्शन जब रिलीज हुई तो मोहतरम उस वक्त हमें गेन डालना पड़ेगा इनकम फ्रॉम सैलरी में, क्योंकि इस दिन हमने गेन रिकॉर्ड नहीं किया था। इस दिन क्या हुआ? यकम अगस्त 16 को, यकम अगस्त 16 को जरा मुझे इवेंट का नाम बताएं क्या हुआ? यकम अगस्त 16 को रिस्ट्रिक्शन रिलीज हो गई। तो यकम अगस्त 16 को जब रिस्ट्रिक्शन रिलीज हो गई तो हमें इनकम में इसको डालना पड़ेगा। तो हम हेडिंग देंगे इनकम फ्रॉम सैलरी की। अब मैं थोड़ा सा इधर से कैलकुलेशन कर रहा हूं क्योंकि मेरे पास उधर जगह नहीं है। फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स जी, क्वांटिटी बताएं। 30,000। एक शेयर कितने रुपए का हो गया यकम अगस्त 16 को? यकम अगस्त 16, यार ये 31 जुलाई 16 और यकम अगस्त 16 एक ही बात है ना? ये यकम अगस्त 16, 31 जुलाई 16 एक ही बात है ना? तो 31 जुलाई 16 को शेयर कितने का हो गया? 50 का। क्या जवाब आया? रुपीज इन थाउजेंड में 1500। इसमें से माइनस क्या करेंगे? कॉस्ट ऑफ शेयर। और क्या माइनस करेंगे? कॉस्ट ऑफ राइट नहीं है, खैर है। तो कॉस्ट ऑफ शेयर माइनस करेंगे इसमें से, और क्या माइनस करेंगे? कॉस्ट ऑफ राइट। जी कॉस्ट ऑफ शेयर 30,000 मल्टीप्लाइड बाय 30, क्या जवाब आया? 900, जितने के आपने शेयर बाय किए थे। और उसके बाद कॉस्ट ऑफ राइट माइनस करेंगे। राइट की कॉस्ट 0, कितना आ गया इनकम सैलरी में? 600 इज योर इनकम फ्रॉम सैलरी। अब हमने कौन सा गेन कैलकुलेट करना है? अब हमने कैलकुलेट करना है जब हम शेयर बेचेंगे। ही सोल्ड द शेयर ऑन 31 में 17, 31 में 17 को इसने शेयर बेच दिए। अब अगर शेयर बेच दिए तो कैलकुलेशन कैसे होगी? कॉन्सिडरेशन माइनस कॉस्ट। कॉस्ट इज सम ऑफ ए बी एंड वेयर। सारे शेयर बेचे हैं या 10,000? 10,000 शेयर बेचे हैं तो कॉन्सिडरेशन 10,000 की निकालनी पड़ेगी। 10,000, ये ना 30,000 खरीदे थे, 10,000 बेचे हैं। 10,000 कितने रुपए का बेचे हैं? 65 के। कितना आ गया? 650। अच्छा जी, कॉस्ट 10,000 की। यार इसको ऐसे ना कर लें, ये देखिएगा
मुझे नहीं पता सोल्यूशन में कैसे हुआ है। कॉस्ट ऑफ शेयर 900, अच्छा जी सही है। कॉस्ट ऑफ राइट 0 और इनकम फ्रॉम सैलरी 600। टोटल वही आ गया जो मैंने आपको बताया हुआ था 1500। टोटल कितना आ गया? मसला ये है कि ये कितने शेयर्स की है? 30,000 की, और हमें कितनों की चाहिए? तो इसको फिर इस तरह कर लें, डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाइड बाय। एक एक फिगर को करें या इकट्ठा 1500 को भी किया जा सकता है? एक एक फिगर को अलग अलग करें या इकट्ठे को भी किया जा सकता है? बोलें, इकट्ठे को भी किया जा सकता है। तो क्या जवाब आ गया? 500। 650 माइनस 500 150। इट इज योर इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। क्लियर? अब सवाल यह है कि बस ठीक है, अंडर द रेलेवेंट हेड्स इनकम निकालनी थी, इनकम हमने निकाल ली। अच्छा, पेपर में इसको कैसे प्रेजेंट करना है यार? पेपर में वही दो कैलकुलेशंस करनी है। ये देखें, पेपर में वही दो कैलकुलेशंस करनी है। ये वही वाली की है ना मैंने, फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स माइनस कॉस्ट ऑफ शेयर्स माइनस कॉस्ट ऑफ राइट, वही वाली की है ना। अच्छा, पेपर में इसमें साथ साथ डिवाइडेड बाय 30,000 मल्टीप्लाइड बाय 10,000 मैंने किया है, लेकिन वो साथ साथ करने की जरूरत नहीं है, एक ही दफा अलग भी करके हमारा वही जवाब आया ना 150। और इनका फ्रॉम कैपिटल गेन, तो पेपर में ना ऊपर लाइनें नहीं लगानी, उस पेपर में जिस साल की वर्किंग होगी उस साल में जाके कर देनी है। और लकीली ये दोनों वर्किंग 2017 में थी, 2017 में ही इनकम फ्रॉम सैलरी निकल रही थी और 17 में ही इनकम फ्रॉम। तो पेपर में प्रेजेंट इस तरह करना है आपने, पेपर में लाइनें नहीं लगानी, लेकिन जहन में होना चाहिए ये कैलकुलेशन किस साल कर रहा हूं मैं। तो 2017 में ही सैलरी इनकम में जाना था, 17 में ही कैपिटल गेन में जाना था। क्लियर? इसकी तस्वीर लेनी है तो ले लेंगे। ओके, निकालें जी चैप्टर। अच्छा, ये एक और सवाल था, क्वेश्चन 10, इसको ना भी एक दफा और कीजिएगा ट्राई। आखिरी एक दो लाइन में आपको मसला आया, कल इंशाल्लाह दोबारा डिस्कस करते हैं, इसको एक दफा और ट्राई कीजिएगा आज, और कोशिश करें इसको रिजॉल्व करने की, इशू को, क्योंकि मसला ही ना आए। क्वेश्चन 10 कल डिस्कस करेंगे। ओवर डन, इसको हटा दूं, एक ही दफा जगह बना दें, फिर एंड तक यही होता रहना क्लास के। जी चैप्टर 5 एक ही दफा बना दें जगह। जी एसोसिएट्स। अच्छा, ये जो एसोसिएट्स में आखिरी सिनेरियो पढ़ा था, ये शायद आपको याद हो। एसोसिएट्स में आखिरी सिनेरियो में हमने पढ़ा था, पता नहीं परसेंटेज यही थी या कोई और थी, दूसरी क्लास वाली हैं, पता नहीं, यही वाली परसेंटेजेस थी। अच्छा, तो इसमें ए ने किसको खरीदा था? डी को। तो इसलिए डी का नाम हमने क्या रखा था बताएं? इंटरपोज्ड पर्सन। इंटरपोज्ड पर्सन कौन होता है? जिस बंदे को बीच में डाला जाए और बीच में डालकर, 2 नंबर बंदे को बीच में डालकर कोशिश की जाए कि वो हमारी बात माने। तो इसलिए हमने मिस्टर ए को और कंपनी एम को कल क्या बना दिया था? एसोसिएट बना दिया था, क्योंकि ए अकेला तो 50 से ऊपर नहीं जा रहा, लेकिन एक इंटरपोज्ड पर्सन को मिला के 50 से ऊपर जा रहा है। ओके, क्लास रोजाना लेते हैं या कभी कभी लेते हैं? रोजाना लेते हैं, माशाल्लाह, आप लोगों जैसे बच्चे चाहिए, बाकी जाएं। अच्छा जी, एक कंपनी एक्स है, उसके 3 शेयर होल्डर हैं ए बी सी, 60 20 20। और एक कंपनी डी है जिसके 3 शेयर होल्डर्स हैं ए एम और पी, और ये ए वही वाला है, असलम। असलम 70 20 10। अब ये जो एसोसिएट के रिलेशन है ना, वो अगर हम बनाना चाहें तो ये 3 बन रहे हैं यहां। एक बन रहे हैं मिस्टर असलम और कंपनी एक्स, दूसरा बन रहे मिस्टर असलम और कंपनी डी। अच्छा, एक तो ये रिलेशन बना जिसको मैंने रेड से हिट किया, एक ये बना, ये वाला रिलेशन नहीं है, यानी पी पर्सन और कंपनी डी आपस में एसोसिएट नहीं है। लेकिन यार ये एक और रिलेशन भी बन गया, कंपनी एक्स और कंपनी डी। इसकी रीजन ये है कि मिस्टर असलम अकेला 2 कंपनीज में 50 या उससे ऊपर ओन किए हुए हैं। इस वजह से एक नया रिलेशन आज हमने बनाया, कंपनी एक्स एंड कंपनी डी। अच्छा,
ये दोनों बने हैं सेक्शन 85 के 3 के ई के तहत, जो कल पढ़ा था, और ये अभी मैं पढ़ाने लगा हूं सेक्शन 85 का 3 का एफ। चलें नोट कर लें, डू नॉट टेक मोर देन 10 सेकेंड्स। एंड टुडे आफ्टर 15 सेकेंड में ये रिमूव कर दूंगा यहां से। स्पीड अप। ओके अच्छा जी, तो पॉइंट एफ के तहत हमने दोनों कंपनीज को भी आपस में क्या बना दिया, बोले एसोसिएट बना दिया। पढ़ें पॉइंट एफ। टू कंपनीज वेयर अ पर्सन ईदर अकेला और टुगेदर विद एन एसोसिएट और एसोसिएट्स। तो जरूरी नहीं असलम अकेला ओन करे, असलम अपनी बीवी या बीवियों को साथ में ला सकता है। कंट्रोल्स इधर डायरेक्टली असलम खुद ओन कर ले और थ्रू वन और मोर इंटरपोज्ड पर्संस। दो कंपनीज को हम एसोसिएट बनाने लगे हैं जहां आधे या ज्यादा वोटिंग पावर हो दोनों कंपनीज के अंदर असलम की, जहां असलम की दोनों कंपनीज के अंदर डिविडेंड की पावर हो 50 या उससे ज्यादा, जहां असलम की दोनों कंपनीज के अंदर सरमाए की पावर हो 50 या उससे ऊपर। तो इन तीन सूरतों में असलम और कंपनी, इन तीन सूरतों में से कोई एक सूरत भी हो जाए और असलम कंपनी एक्स में और कंपनी डी दोनों में 50 या उससे ऊपर ओन करने लग जाए तो ये रिलेशन बनेंगे। लेकिन ये वाला जो पॉइंट है, ये ई वाला, ये हमने कल पढ़ा था, जिसमें हमने देखें इधर ई वाले में इनको एसोसिएट बनाया था, ये ऊपर से नीचे, और आज एफ वाले में सामने सामने वालों को एसोसिएट बनाया, हम साई को, कंपनी एक्स और डी को। स्काई ब्लू में कल को बना दिया था, येलो में आज को बनाया। क्लियर? ओके, तो एओपी और पार्टनर कब एसोसिएट बनते हैं? पॉइंट सी। एओपी और पार्टनर कब एसोसिएट बनते हैं? ये कल पढ़ा था। शेयर होल्डर और कंपनी कब एसोसिएट बनते हैं? पॉइंट ई। दो कंपनीज कब एसोसिएट बनती हैं? चलें जी दोबारा बताएं, एओपी और पार्टनर कब एसोसिएट बनते हैं? और शेयर होल्डर और कंपनी कब एसोसिएट बनते हैं? और दो कंपनीज कब एसोसिएट बनती हैं? पॉइंट एफ। अगला सफा। यार ये जो है ना रिश्तेदार, पहले रिश्तेदार की डेफिनेशन पढ़ लें। ये सब्जेक्ट मैटर है हमारा एक, बेटा, बाप, दादा। अच्छा, ये जो बाप और दादा है ना, इनको कहा जाता है एंसेस्टर्स। दादा के ऊपर फिर परदादा, लक्कड़ दादा, इनको कहा जाता है क्या? एंसेस्टर्स। इनको कहा जाता है एंसेस्टर। ऊपर तक चले जाएं। ओके, आर डिसेंडेंट ऑफ एनी ऑफ द ग्रैंड पेरेंट। ये दादा हैं ग्रैंड पेरेंट, तो इनके डिसेंडेंट होंगे हमारे चचा, हमारे 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 बेटे के बेटे के बेटे के बेटे के बेटे के बेटे के, यानी बाप के भाई 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 भाई। तो इन्हें कहा जाता है, ये छतरी जो है, इन्हें कहा जाता है डिसेंडेंट ऑफ ग्रैंड पेरेंट। डिसेंडेंट ऑफ ग्रैंड पेरेंट, तो ये होते हैं डिसेंडेंट ऑफ ग्रैंड पेरेंट्स। तो ये भी रिश्तेदार हो गए हमारे एंसेस्टर्स, और डिसेंडेंट्स ऑफ ग्रैंड पेरेंट्स भी रिश्तेदार हो गए। और डिसेंडेंट ऑफ ग्रैंड पेरेंट्स का मतलब ये नहीं है कि चचा, फिर आगे चचा का बेटा भी, चचा का बेटा भी, क्योंकि चचा का बेटा भी डिसेंडेंट है, और डिसेंडेंट में भी चचे के बेटे का बेटा भी आ जाएगा, एंड सो ऑन।
अ डिसेंडेंट ऑफ एनी ऑफ द ग्रैंड पेरेंट एंड एन अडॉप्टेड चाइल्ड, और अगर इस बंदे ने कोई चाइल्ड अडॉप्ट किया हुआ है तो वो भी इसका क्या है, रिलेटिव 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 है। या इस बंदे ने अडॉप्ट किया हुआ है चाइल्ड को ऑफ द इंडिविजुअल और ऑफ अ स्पाउस ऑफ द इंडिविजुअल, या इसने अडॉप्ट किया हुआ चाइल्ड को या इसकी बीवी ने अडॉप्ट किया हुआ चाइल्ड को, दोनों सूरतों के अंदर जो है वो ये अडॉप्टेड चाइल्ड इस बंदे का क्या बन जाएगा, रिलेटिव। अच्छा, अ स्पाउस ऑफ द इंडिविजुअल, बीवी तो लॉ मेकर भूल ही गया था, तो बीवी के लिए तो अलग बुलेट है, तो बीवी के लिए अलग बुलेट है जिसमें इसकी बीवी इसकी क्या बन जाएगी, रिलेटिव, इसकी बीवी इसकी क्या बन जाएगी, रिलेटिव बन जाएगी। बेटे की ये जो हमें सब्जेक्ट मैटर नजर आ रहा है, इसकी जो बीवी है ये इसकी रिलेटिव बन जाएगी। और इन सबकी बीवियां, दादी, चाची, चाची, चाची के बेटे की बीवी, ये भी इसकी रिलेटिव्स बन जाएंगी। सबकी बीवियां स्पाउस ऑफ एनी पर्सन स्पेसिफाइड इन अबव क्लॉज है। तो खवातीन के लिए पूरा ये अलग पॉइंट डाला इसने, पॉइंट बी के पहले बुलेट में इसने जो है इसकी बीवी और उसके बाद इन सबकी बीवियां भी इस शहजादे की रिश्तेदार, नहीं चाची नहीं है, ये चाची हैं, ये दादी हैं, ये चाचे के बेटे की बीवी हैं, तो ये सारी की सारी इसकी क्या बन जाएंगी, रिलेटिव्स। एन एंसेस्टर ऊपर वाले, अ डिसेंडेंट ऑफ एनी ऑफ द ग्रैंड पेरेंट्स के नीचे वाले, छोटा सा मुन्ना, और बीवी और इन सबकी बीवियां इसकी क्या बन गई जी, रिलेटिव्स। ओके, अच्छा जी, पॉइंट 4, ये एक्सेप्शन है पिछले सफे के पॉइंट 3 की, जरा देखिएगा। पिछले सफे का पॉइंट 3 कहता है कि रिलेटिव्स आपस में क्या हैं, एसोसिएट, और पार्टनर्स भी क्या हैं आपस में। पार्टनर्स क्या मतलब, पार्टनरशिप फर्म है, उसमें पार्टनर ए, पार्टनर बी, पार्टनर सी, ये आपस में क्या है। पॉइंट बी क्या कहना चाह रहे हैं, आप समझ रहे हैं पॉइंट बी क्या कहना चाह रहे हैं। पॉइंट बी जो है वो कहना चाह रहा है कि ये है एक एओपी और एओपी के हैं पार्टनर्स ए, बी, सी, ये भी आपस में मेंबर्स ऑफ एन एओपी भी आपस में क्या हैं, एसोसिएट हैं। यानी ए बी का एसोसिएट है, बी सी का एसोसिएट है और सी ए का एसोसिएट है। इस बात को वो करना चाह रहा है, क्लियर। लेकिन पॉइंट 4 में आके वो ठंडा हो गया और पिछले सफे पे जो 85 यही वाला सेक्शन चल रहा है, इसका जो 3 है, 3 का जो ए है और 3 का जो बी है, उसकी देने लगे हमें एक्सेप्शन देने लगे पॉइंट 4 में। पिछले सफे के 3AB की एक्सेप्शन देने लगे। एक्सेप्शन क्या है, लिखा हुआ इसने, ये देखें, 3AB की एक्सेप्शन देने लगा। कहते हैं कि आजकल जो है ना, रिश्तेदारों का खून बड़ा सफेद हो गया है, तो अगर आप ये कहो कि रिश्तेदार जो है वो आपस में एसोसिएट हैं, तो ये बड़ी अजीब सी बात है। बेटा बाप की बात नहीं मान रहा तो बेटे ने चचा की बात कहाँ माननी है और चचा के बेटे की बात कहाँ माननी है। और चचा ये नहीं कह सकता, चचा जी कहते हुए शर्माता है कि मेरा भतीजा इज एक्सपेक्टेड टू एक्ट इन अकॉर्डेंस विद द इंटेंशंस ऑफ मी। तो इसलिए आजकल के हालात के मुताबिक कहते हैं रिलेटिव्स को जो एसोसिएट कहा था मैंने अपने पिछले सफे पे, मैं वो अल्फाज वापस लेता हूँ। वो जो मैंने पिछले सफे पे कह दिया था रिलेटिव एसोसिएट है, मैं वो अल्फाज वापस लेता हूँ। रिलेटिव्स शैल नॉट बी एसोसिएट्स, कहते हैं मैं अपनी बात वापस। मैंने पिछले सफे पे कह दिया था रिलेटिव एसोसिएट है, आई हेयर बाय टेक माई वर्ड्स बैक इन फ्रंट ऑफ 100 पीपल। 100 लोगों के आगे मैं अपनी बात वापस लेता हूं जो कल मैंने की थी कि रिलेटिव्स आपस में एसोसिएट नहीं है। वेयर कमिश्नर इज मुतमईन कि खानदान में नो वन इज एक्सपेक्टेड टू एक्ट इन अकॉर्डेंस विद द इंटेंशंस ऑफ द अदर। आपको जाके कमिश्नर को मुतमईन करना पड़ेगा, कमिश्नर कोई बात नहीं मान रहा आपस में, तो हमारे खानदान में कोई किसी की बात नहीं मान रहा, तो कमिश्नर कहेगा ठीक है आप मानना क्या रिलेटिव हो, लेकिन रिलेटिव होने के बावजूद भी आप एसोसिएट नहीं हो। सिमिलरली ये जो पार्टनर्स होते हैं फर्म में, जैसे कल आपको ये सिंपल एक मिसाल दी थी, ये जो पार्टनर्स हैं फर्म में, ए पार्टनर है तो ए एओपी को तो कंट्रोल कर रहा है, लेकिन ए ये कहे कि मैं बी पे भी अपनी मर्जी चलाऊं और ये कहे कि सी पे भी अपनी मर्जी चलाऊं, तो ये बड़ी अजीब सी बात लग रही है। तो अगर आप मोहतरम ये वाला तो अपनी जगह है, ये जो ए और एओपी आपस में एसोसिएट हैं, याद है कल बताया था आपको, ये ए और एओपी आपस में क्या है,
एसोसिएट है। कैसे आपको याद आ रहा होगा, ये जो पॉइंट नंबर सी पढ़ाया था, अ मेंबर ऑफ एन एओपी एंड एओपी, पॉइंट सी कल पढ़ा था ना, वेयर मेंबर इधर अकेला कंट्रोल 50 और मोर ऑफ द राइट टू इनकम और कैपिटल। मोहतरम ये रिश्ता अपनी जगह, इस रिश्ते के तकद्दुस को हम नहीं तोड़ रहे आज, जिसमें कल हमने ए और एओपी को एसोसिएट बनाया था। इस रिश्ते के तकद्दुस को हम नहीं तोड़ रहे। हम क्या कहने लगे हैं कि कल जो हमने बात की थी, पार्टनर्स आपस में एसोसिएट है, ए बी का, ए सी का, बी सी का। कहते हैं ये बातें कोई नहीं है, ये लोग आपस में एक दूसरे की बात माने ये जरूरी नहीं है। तो हाँ, एओपी इसकी बात मानेगी है कि ये बात अपनी जगह, लेकिन ये तीनों आपस में एक दूसरे की बात माने ये जरूरी नहीं है। तो अगली लाइन वो ये लिखने लगा कि पार्टनर्स ऑफ एओपी शेल नॉट बी एसोसिएट। पार्टनर्स ऑफ एओपी से क्या मतलब है? पार्टनर्स ऑफ एओपी से मुराद है ये आपस में, partners of AOP shall not be associate where commissioner is satisfied that no partner is acting in accordance with the intentions of। लेकिन प्लीज ये ना कहिएगा कि ए और एओपी भी एसोसिएट नहीं है। ए और एओपी को तो कल हमने बर्मला एसोसिएट करार दे दिया था, और वो पॉइंट ए बी में नहीं था, वो पॉइंट सी के तहत हमने कल इनको करार दिया था। आज जो एक्सेप्शन मैं बता रहा हूं वो किनकी बता रहा हूं? ए और बी की। एज अ जनरल रूल हमने क्या बताया था पॉइंट ए में कि रिलेटिव्स आपस में क्या हैं। एज अ जनरल रूल पॉइंट बी में क्या बताया था कि मेंबर्स ऑफ पार्टनर्स ऑफ एओपी आपस में क्या हैं। आज हम अपने अल्फाज वापस लेते हुए क्या कह रहे हैं कि अगर रिलेटिव्स और मेंबर्स ऑफ पार्टनर्स के केस में आप कमिश्नर को मुतमईन कर दें कि कोई किसी की बात नहीं मान रहा, तो फिर रिलेटिव्स और पार्टनर्स ऑफ एओपी आपस में एसोसिएट नहीं है। नहीं है, नहीं है, पढ़ लें, नहीं है, नहीं है। रिलेटिव्स एंड मेंबर्स ऑफ AOP shall not be where commissioner is mutmain that no one is manning the intentions of other। कोई भी दूसरे की बात नहीं मान रहा, तो फिर ये आपस में एसोसिएट नहीं है। आ जाओ आगे। तो ये रिलेटिव शेलेटिव आपने बना लिए होंगे, अब हम आगे चलते हैं। ओके, पास पेपर में आए क्वेश्चन 13। Under the provisions of Income Tax Ordinance 2001 describe the following meaning of the term। जी बताएं भाई, 2 नंबर का सवाल है। मीनिंग ऑफ द टर्म एसोसिएट कौन सा? जी 85 का 1, 85 का 1 क्लियर। आगे बढ़े। Circumstances in which a partner of an AOP and AOP may be regarded as partner of an AOP and AOP, पार्टनर्स आपस में नहीं, पार्टनर्स ऑफ एन AOP and AOP। बताएं कौन सा? 85 के 3 का सी, 85 के 3 का सी। Situations in which members of an AOP may not be regarded as associate। Situation in which members of an AOP, member और AOP नहीं, ऐसे ऐसे नहीं, members पार्टनर ABC आपस में। Situation in which partner ABC आपस में may not be regarded as associates। ये जो आज पढ़ा है, वैसे तो member of an AOP associate हैं पॉइंट बी के तहत, लेकिन जो आजकल के हालात हैं उनके तहत अगर अगले सफे पे आए तो क्या पूछ रहा है? मेंबर ऑफ एन एओपी में नॉट बी रिगार्डेड एज एसोसिएट। मेंबर्स कब एसोसिएट नहीं होंगे? तो बता दें जी, मेंबर्स कब एसोसिएट नहीं होंगे? वेयर कमिश्नर इज सेटिस्फाइड दैट नो वन इज एक्सपेक्टेड टू एक्ट इन अकॉर्डेंस विद द इंटेंशंस ऑफ। तो ऐसी सूरत में वो आपस में एसोसिएट नहीं होंगे। जी क्वेश्चन 10। Under the provision Income Tax Ordinance 2001 explain the term associate। ठीक है जी। State the circumstances under which a shareholder in a company and the company may be regarded as associate। पहले तो explain करनी है term associate। वो कौन सा पॉइंट है? पॉइंट 1, 85 का 1, 2 persons वाला। और दूसरा क्या सवाल है? State the circumstances under which a shareholder in a company and the company। शेयर होल्डर इन अ कंपनी को डब्बा लगाया एंड द कंपनी। शेयर होल्डर इन कंपनी और कंपनी का एसोसिएट होंगे। एफ नहीं, ई ई ई
एफ में तो ये लिखा हुआ है कि जी क्वेश्चन 5 बताएं। Say the circumstances when two companies shall be considered associate. Point F. Clear? अगले सफे पे आ जाएं 55 पे, 55 पे आ जाएं पेज। डन, ऑलरेडी डन। आगे चलें। पॉइंट नंबर 1, accumulated profits। अच्छा जी, असल में ये डेफिनेशन है डिविडेंड की, ये डेफिनेशन है डिविडेंड की। accumulated profits को छोड़ें, डिविडेंड की डेफिनेशन पढ़ते हैं पहले, क्योंकि accumulated profits भी उसने डिफाइन किया हुआ है फॉर पेमेंट ऑफ डिविडेंड। तो मोहतरम डिविडेंड जो बांटा जाता है, डिविडेंड क्या होता है? इंट्रो की क्लास में आपने पढ़ा था कि जब ओनर पैसे घर ले जाता है तो इसको कहते हैं ड्रॉइंग, लेकिन इधर जब पैसे घर लेके जाएंगी कंपनी के केस में, तो कंपनी के ओनर जब पैसे घर लेके जाते हैं तो इसको क्या कहते हैं? डिविडेंड कहते हैं। और जब इंडिविजुअल बंदा अपने बिजनेस से पैसे घर लेके जाता है तो इसको क्या कहते हैं? ड्रॉइंग। और जब कंपनी के शेयर होल्डर्स अपने घर पैसा लेके जाते हैं, इसको क्या कहा जाता है? डिविडेंड। ओके, अच्छा, डिविडेंड की एंट्री जो है वो आपने इंट्रो की क्लास में पढ़ी थी, ड्रॉइंग्स, डेबिट, कैश, क्रेडिट। ये आपने इंट्रो की क्लास में एंट्री पढ़ी थी डिविडेंड की या ड्रॉइंग्स की। लेकिन मोहतरम जब कंपनी के शेयर होल्डर्स डिविडेंड घर लेके जाते हैं तो डिविडेंड डेबिट कैश क्रेडिट नहीं होता, बल्कि डिविडेंड डेबिट बैंक क्रेडिट या कैश क्रेडिट भी हो सकता है वैसे, लेकिन ड्रॉइंग्स का लफ्ज़ यूज नहीं होता। ड्रॉइंग्स की जगह कौन सा लफ्ज़ यूज होता है? डिविडेंड। और डिविडेंड असल में किसको कम करके बांटा जाता है? प्रॉफिट्स को डेबिट करके। डेबिट का क्या मतलब होता है? कम करना। क्योंकि आपको पता है प्रॉफिट एक खुशी है, तो खुशी क्रेडिट नेचर का अकाउंट है, तो खुशी को कम किया जाए तो खुशी डेबिट होती है। तो प्रॉफिट्स या खुशियों को कम करके और पैसे बांटे जाते हैं। बल्कि शायद आपको याद हो इंट्रो की क्लास में भी डिविडेंड को शो किया जाता था या ड्राइंग्स को शो किया जाता था प्रॉफिट में से माइनस करके बैलेंस शीट में। शायद याद आ रहा हो, जब बैलेंस शीट बनती थी ओपनिंग कैपिटल आता था, प्रॉफिट्स आते थे, उसमें से ड्राइंग्स माइनस की जाती थी। तो सिमिलरली ड्राइंग्स बोले किस चीज को कम कर देती हैं? प्रॉफिट्स को। यानी प्रॉफिट्स बांट के ओनर कहां ले जाते हैं? घर ले जाते हैं। तो दैट इज अ जनरल एंट्री। डिविडेंड्स की जगह ड्राइंग्स का लफ्ज यूज होता था। तो प्रॉफिट डेबिट और कैश या बैंक क्रेडिट। पढ़ें जी। एनी बांटना, बोले किसने बांटा? क्या बांटा? किसको बांटा? एंजॉय करें दोबारा। एनी बांटना, किसने बांटा? क्या बांटा? किसको बांटा? इसको मैं एंड पे एक्सप्लेन करता हूं वेदर के अप्लाइज और नॉट। ना 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 हद होगी, इसके लिए दूसरी क्लास में आना। इफ सच बांटना रिक्वायर्स द रिलीज ऑफ एसेट्स। इफ सच बांटना रिक्वायर्स द रिलीज ऑफ एसेट का मतलब बताएं। नहीं, एसेट बेच के नहीं, रिलीज ऑफ एसेट का मतलब है ऑर्गेनाइजेशन के पास से एसेट जा रहा है। ये देखिए बैंक क्रेडिट, तो ये रिलीज हो रहा है, बैंक कम हो रहा है, ये है रिलीज ऑफ एसेट। रिलीज ऑफ एसेट यानी एसेट क्रेडिट होना जिसे आप कहते हैं। इफ सच बांटना रिक्वायर्स द रिलीज ऑफ, किसकी तरफ से? कंपनी की तरफ से। एसेट्स में कई दफा पैसे ही देते हैं इंक्लूडिंग मनी, लेकिन कई दफा कोई फर्नीचर भी दे सकते हैं उसको, लेकिन हम तो आमतौर पे बैंक में पैसे उसके जमा करवा देते हैं। तो याद कर लें डेफिनेशन को। एनी डिस्ट्रीब्यूशन बाय ऑफ प्रॉफिट्स, किसको? शेयर होल्डर। इफ सच बांटना रिक्वायर्स द जाना ऑफ एसेट्स। इफ सच बांटना रिक्वायर्स द जाना ऑफ एसेट, रिलीज ऑफ एसेट्स। अच्छा, कई दफा ऐसा होता है कि शेयर होल्डर्स कंपनी के दफ्तर के बाहर, ये कंपनी है, गायब होगी, ये कंपनी है और कंपनी के दफ्तर के बाहर जो है वो शेयर होल्डर्स की लाइन लगी हुई है। कंपनी के दफ्तर के बाहर बोले शेयर होल्डर्स की लाइन लगी है। तो हद निगाह नजर नहीं आ रही कहां तक शेयर होल्डर्स है। तो ये डायरेक्टर, दो ही हैं डायरेक्टर, छत पे खड़े हुए हैं कंपनी की। यार की करिए यार। अब ये शेयर होल्डर कह रहे हैं कंपनी के बाहर खड़े होकर पैसे दो, पैसे दो, डिविडेंड दो, डिविडेंड दो, ये बहुत बोल रहा है ये। अच्छा, डिविडेंड दो, डिविडेंड दो, डिविडेंड दो,
अब ये डायरेक्टर्स ने कहा यार बंदे आ गए ने, हाँ यार बहुत ही आ गए ने, ओए 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 यार बंदा ही बंदा है, बंदे ते बंदा चढ़ गया, इतने बंदे आ गए की करिए, कितने बंदे आ गए। तो अब डायरेक्टर्स ने ये मशवरा किया कि क्या करें। इस डायरेक्टर ने कहा ठहर यार मैं अपनी बीवी को फोन करा यार की करिए यार, फटा पड़ गया है। तो मशवरा ये मिला कि भाई इनको झंडी करा दो इनको अभी फारिग करा दो, और इनको ना कोई सफे 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 इनके हाथों में पकड़ा दो। पहले तो इसको बुलाए ना, तू आ यार क्या मसला, नीला हो गया आते आते, तो इनके हाथों में ना कुछ सफे पकड़ा के भेज दो सबके हाथों पे, ये सर पे लेके चला जाएगा, तो इनके हाथों में ना सबके हाथों में क्या पकड़ा दो, सफे पकड़ा दो। ये सफे एक तरह का उधार बन गया कि आप पे डिविडेंड देना उधार हो गया। अब जब ये घरों में जाएंगे तो पैसे तो नहीं लेके जाएंगे, लेकिन एक सफा लेके जाएंगे। सफा इस बात का एविडेंस होगा कि समझ ले कंपनी से लोन का मुआहदा हो गया। अब कल कला को इस लोन के मुआहदे में लिखा होगा साल बाद आना, साल बाद तुम्हें हम पैसे दे देंगे। तो अगर आपको कोई बंदा ज्यादा तंग कर रहा हो तो आप भी जिंदगी के किसी मोड़ पे एक पर्ची पे लिख के उसे दे देते हैं, ये पकड़ ले पर्ची, यार मेरी जान छोड़, मैं मर भी जाऊं तो तू मेरे घर वालों से पैसे ले ली। तो पर्ची आप एक बनाएंगे और पर्चियां बना के प्रिंटिंग मशीन से प्रिंट कराएंगे, और जितने शेयर होल्डर्स आपको नजर आ रहे हैं उन सबको ये पर्चियां बांट देंगे। और ये पर्ची इस चीज का सबूत होगा कि कंपनी का और आपका आपस में उधार तय हो गया। अब आप आएंगे, हो सकता है इसमें 6 महीने का उधार लिखा हो, साल का उधार लिखा हो, 2 साल का उधार लिखा हो, जब आप आएंगे आपको ये उधार दे दिया जाएगा। लेकिन इसमें एक बात होती है, कई दफा इसमें तय होता है कि इंटरेस्ट मिलने, कई दफा तय होता है इंटरेस्ट नहीं मिलना, क्योंकि जाहिर बात है अगला मसला ये शुरू हो जाएगा कि जब तक ये पैसे जो है वो आप इनको देते नहीं है तब तक एक उधार आपके ऊपर चढ़ा रहे तो उधार पे इंटरेस्ट बनता है। वो आपके और शेयर होल्डर्स के आपस में बाहमी मशवरे से तय पाएगा कि आपने इनको इंटरेस्ट देना है या नहीं देना। ओके, अब आप एंट्री करेंगे प्रॉफिट्स डेबिट और लोन क्रेडिट, यानी एक तरह का आपके ऊपर उधार चढ़ जाएगा। कैश क्रेडिट करेंगे या लोन क्रेडिट करेंगे, लेकिन ऐसे लोन क्रेडिट करने से कुछ नहीं होता, लोग सफा मांगते हैं सबूत के तौर पे। इस सफे को डिवेंचर कहा जाता है, इस सफे को क्या कहा जाता है, डिवेंचर। तो बता दें फाइनली एंट्री क्या बनी, ड्रॉइंग्स डेबिट या प्रॉफिट्स डेबिट, ड्रॉइंग्स डेबिट और लोन पेएबल क्रेडिट। लेकिन इस लोन का फॉर्मल जो अरेंजमेंट होगा तो इसका नाम क्या रखा जाएगा, बोले डिवेंचर्स पेएबल। अब ये डिवेंचर्स आपने इनको इशू कर दिए हैं, इनके बदले ये कल कल को आके पैसे भी ले लेंगे आपसे। असल में अगली एंट्री पता क्या होगी, डिवेंचर पेएबल डेबिट कैश क्रेडिट, जब साल बाद ये पैसे आपसे लेने आएंगे, डिवेंचर पेएबल डेबिट कैश क्रेडिट। एनी बांटना, चले मैं बोल देता हूं दोबारा, एनी बांटना। अब मैंने बोलना था, किसने बांटा, किसको बांटा, क्या बांटा, डिवेंचर्स बांटे। कंपनी शेयर होल्डर्स को क्या बांट रही है, बोले डिवेंचर्स बांट, वेदर विद और विदाउट इंटरेस्ट। इसमें कोई जरूरी नहीं है कि आप उनको इंटरेस्ट दें उतना अरसा, लेकिन आप दे भी सकते हैं, वेदर विद और वेदर विदाउट, चाहे इंटरेस्ट डाल के दें चाहे इंटरेस्ट के बगैर उनको पैसे वापस करें। अप टू द एक्सटेंट ऑफ, ये वेदर कैपिटलाइज्ड और नॉट अभी छोड़ें, अप टू द एक्सटेंट ऑफ प्रॉफिट्स, किस हद तक आप उनको दे सकते हैं, जितने आपके प्रॉफिट्स पड़े हैं। प्रॉफिट से ऊपर तो नहीं आप उनको जो है वो डिबेंचर दे सकते। तो अगर कंपनी के प्रॉफिट्स ही पड़े हैं 7 मिलियन के, तो मैक्सिमम कितने डिबेंचर या उधार इशू किया जा सकता है, 7 मिलियन का। इसका इस लाइन का मतलब समझ आया, अप टू द एक्सटेंट ऑफ प्रॉफिट्स, मैक्सिमम कितने डिबेंचर बांटे जा सकते हैं, जितना कंपनी का क्या पड़ा हुआ है, प्रॉफिट पड़ा हुआ। ओके, पॉइंट सी, अच्छा कंपनी ना 2 अकाउंट मेंटेन कर रही होती है। आप जो घर से पैसा लाए थे ना, टी अकाउंट, उसमें एक अकाउंट मेंटेन कंपनी कर रही होती है कैपिटल का, ये वो कैपिटल होता है जो आप घर से लाए थे और ओनर घर से लाए थे, और प्रॉफिट्स अकाउंट वो होता है जो कंपनी खुद कमा रही है। तो ये 2 अकाउंट्स ना कंपनी अलग मेंटेन कर रही होती है। इंट्रो की क्लास में इकट्ठे मेंटेन होते हैं, लेकिन इधर कंपनीज के केस में अलग अलग मेंटेन होते हैं। बल्कि इसका प्रोफेशनल नाम है शेयर कैपिटल अकाउंट, ओनर घर से पैसा लाए, और इसका नाम है अकामुलेटेड प्रॉफिट्स अकाउंट, यानी सारे सालों के प्रॉफिट, रिटेन्ड अर्निंग्स भी कहते हैं इसे। अच्छा जी, तो फर्ज करें इस अकाउंट में पैसा पड़ा हुआ था 100 मिलियन, और इस अकाउंट में सारे सालों के प्रॉफिट पड़े हुए थे 60 मिलियन। अब हुआ क्या, कंपनी ने सोचा मैं लिक्विडेट हो जाऊं। कंपनी ने क्या सोचा, मैं जब कंपनी लिक्विडेट होगी तो लिक्विडेट होके इनको पैसे देगी,
ऐसा ही है, इनको पैसे देगी कि यार ये पैसे पकड़ो और घरों को, इसमें 60 रुपए का जो इसको बांटे कंपनी ने, इसे क्या कहा जाएगा? 60 रुपए को डिविडेंड कहा जाएगा। पूरे 160 को क्यों डिविडेंड कहा जाएगा? और भाई वो 100 रुपया उनको खुशी नहीं होगी, वो 100 रुपया उनका अपना लाया हुआ पैसा उनको वापस हो रहा होगा। तो बताएं अगर कंपनी बंद हो जाए तो कंपनी के बंद होने पे किस हद तक प्रॉफिट्स को डिविडेंड कहा जाएगा? जिस हद तक प्रॉफिट्स पड़े हुए थे, जो ओरिजिनल कैपिटल वापस किया जा रहा है, क्या वो भी डिविडेंड है? नहीं, सिर्फ 60 रुपए डिविडेंड होंगे। एक दफा जरा पढ़ने दे पहले। एनी बांटना, किसने बांटा, किसको बांटा, क्यों बांटा? लिक्विडेशन पे बांटा, कंपनी बंद हो रही थी। अप टू द एक्सटेंट ऑफ अकमुलेटेड प्रॉफिट्स, किस हद तक बांटा? वैसे बांटा तो 160 ना, लेकिन उसमें किस हद तक प्रॉफिट्स थे? तो 60 तक क्या कहा जाएगा? डिविडेंड। बाकी ऊपर का 100 रीपेमेंट ऑफ कैपिटल है उनकी, नोट कर लें। किसकी मिसाल है? मिसाले की मिसाल है। एसी बंद करवाने। सी, लेट्स सी द सी। पूरा 160 डिविडेंड नहीं होगा, खाली 60। ओके, अच्छा यार, इसमें एक पॉसिबिलिटी होती है, डन। एक चीज होती है, कई दफा ना कंपनी अपने ऑपरेशंस रिड्यूस करती है, यानी बंद नहीं करती कारोबार, अपने ऑपरेशंस कम कर लेती है। इसे कहते हैं रिडक्शन ऑफ कैपिटल। अब कंपनी शेयर होल्डर्स को ना 100 रुपया नहीं वापस करेगी, 50 रुपये इधर से वापस करेगी और अपना कैपिटल आधा कर देगी, अपना कैपिटल आधा कर देगी। अब लोग कहेंगे जब हमारा कैपिटल आधा कर दिया तो हमारे प्रॉफिट भी फिर बांट दो आधे, तो आधे प्रॉफिट भी बांट देगी। अब बताएं इनको मिला कितना है? 80, कितने में से? 160 में से 80 मिल गया है। अब बताएं डिविडेंड की डेफिनेशन पे कितना फॉल करेगा? सादा सी बात है, कितना फॉल करेगा? 30 डिविडेंड है, क्योंकि 50 रुपए उनको अपना सरमाया वापस किया जा रहा है और 60 रुपए किस में से वापस किए जा रहे हैं? प्रॉफिट्स में से। तो 30 रुपए डिविडेंड है। अब ये कौन सी एग्जांपल नोट करें आप? डी के लिए, लेकिन आपको दोबारा नई नोट करनी पड़ेगी सारी। पॉइंट डी, फ्रेश होके बैठा करें, जबरदस्त मजे में, शक्ल पे खुशी हो। जल्दी जल्दी पॉइंट डी नोट करें। मैं आपको कहा 7:30 बजे सो जाया करें, फिर 1:30 बजे उठ जाया करें, नींद पूरी बस। शाम को 7:30, 7:30 PM। कब से मसला है? अच्छा, ज़ाया हो गई इसी कश्मकश में के समय जागो। ये मसला कितने लोगों के साथ है, लेट जाते हैं, नींद नहीं आती, किताब पकड़ लिया करें। नहीं देखिए, कोई मेरे जैसे भी शायद क्लास में 8-9 बजे लेटते हैं, ऐसी नींद आती है, हाथ खड़ा करें। हाँ तो नहीं, इतने ज्यादा लोग हैं, कंबल लेके बंदा हो। अच्छा जी, और 6 घंटे बाद अलार्म लगा लिया करें। अच्छा, रिडक्शन ऑफ कैपिटल, एनी बांटना, किसने बांटा, किसको बांटा, क्यों बांटा? कंपनी अपने ऑपरेशंस कम करना चाह रही थी, कंपनी अपने ऑपरेशंस कम करना चाह रही थी, कंपनी कैपिटल रिड्यूस करना चाह रही थी, लेकिन किस हद तक डिविडेंड होगा? अप टू द एक्सटेंट ऑफ प्रॉफिट्स, सिर्फ जिस हद तक अकमुलेटेड प्रॉफिट्स बांटे। किस हद तक अकमुलेटेड प्रॉफिट्स बांटे? 30 तक, अप टू द एक्सटेंट ऑफ प्रॉफिट्स। ये बार बार एक लफ्ज आ रहा है, इसको हम ब्रैकेट में लिए जा रहे हैं। ओके, अगला पॉइंट बड़ा आसान है और अजीब भी है, आसान भी है, अजीब भी है। कब जी पूछें। ठीक है, इसका मतलब है यानी कंपनी पहले जो है पानी भी बनाती थी और नेस्ले चॉकलेट्स भी बनाते थे, तो इन्होंने सोचा आज के बाद पानी बनाना बंद, पानी की फैक्ट्री बंद कर दी, खाली चॉकलेट्स बनाएंगे। शर्म आई, पानी बेचें, शर्म सी आई, तो इसलिए आज के बाद चॉकलेट्स बना रहे हैं। तो इट इज कॉल्ड एज रिडक्शन ऑफ कैपिटल, ऑपरेशंस कम कर लिया कंपनी ने अपने। अच्छा, पॉइंट ई,
ये जो प्राइवेट कंपनी होती है ना, प्राइवेट कंपनी, इसमें जो शेयर होल्डर होते हैं, तो इसमें शेयर होल्डर्स की बारात नहीं लगी होती। जैसे मैंने पिछले एग्जांपल में शेयर होल्डर्स की बारात बनाई हुई थी, इसमें शेयर होल्डर्स की बारात नहीं होती, कोई 2 3 4 6 शेयर होल्डर होते हैं प्राइवेट कंपनी में। अब प्राइवेट कंपनी के अंदर ना ये शेयर होल्डर रोने लग जाता है, मेरी बेटी की शादी है, मेरी बेटी की, और लेट जाता है, खुदा के लिए मुझे लोन दो, खुदा के लिए मुझे लोन दो, खुदा के लिए मुझे लोन दो। अब ये कहते हैं मैंने तो नहीं मांगा था अपनी बेटी की शादी पे, ये कहते हैं हाँ मेरी शादी नहीं हुई। तो अब तो बीच में एक को ना ऐसे, इस पे आप तुखनी कहते हैं, तुखनी सी फील होती है, कहते हैं मुझे उधार चाहिए। अब अच्छी भली कंपनी है, 4 बंदों ने पैसा डाला हुआ है, एक बीच में से पैसा उधार मांग रहा है। अब लॉ मेकर इस चीज को डिस्करेज करता है और कहता है कि अगर कोई एक शेयर होल्डर कंपनी में उधार मांग ले तो समझा जाएगा कि कंपनी ने उसको डिविडेंड दे दिया है, हालांकि ये उधार होगा, समझा जाएगा कंपनी ने उसको ये उधार, चाहे क्रॉस चेक में ही कंपनी उसको दे, चाहे प्रॉपर एविडेंस सारे मौजूद हो, लेकिन फिर भी कहा जाएगा कि यार ये कंपनी का सरमाया इसलिए नहीं होता कि तुम 3 4 में से कोई एक उधार ले जाया करे, बाकी बेचारे क्या करेंगे, बाकी भी फिर उधार मांगेंगे, फिर लड़ाइयां होंगी कंपनीज में। तो इसलिए 3 4 लोगों का कारोबार अगर इकट्ठा हो रहा हो ना कंपनी की फॉर्म में, तो उधार देना डिस्करेज किया जाता है, क्योंकि फिर बाकी लोग भी कहते हैं हमें भी उधार दो जरूरत पड़ने के ऊपर, वो फिर फड्डे पड़ जाते हैं इनके आपस में। इसलिए बहुत नापसंद किया जाता है प्राइवेट कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को क्या दे दे, लोन दे दे। हाँ साल का एंड आए, प्रॉफिट आए, सारे अपना अपना सबर करो, जितना प्रॉफिट जिसका बन रहा है वो घर लेके चले जाओ, लेकिन ये बीच में एग फ्राई करो साल के हर 6 महीने बाद, यार मुझे उधार चाहिए घर के लिए, तो वो फिर मुनासिब नहीं है। तो लेकिन अगर उधार ले गया कोई खुशकिस्मत, तो वो फंस जाएगा और वो डिविडेंड होगा। और डिविडेंड में आपको पता है, यहां तक हमने पढ़ा हुआ है कि अगर ₹1,00,000 डिविडेंड दिया गया तो 85,000 उसको 85,000 मिलेगा, 15,000 टैक्स कट के उसको मिलेंगे पैसे। तो ये बात सब में आपने याद रखनी है, जितनी एग्जांपल्स हमने आज की हैं। मिसाल के तौर पे ये वाला जो 30,000 बांटा जा रहा है, ये भी जब बांटा जाएगा तो 15% टैक्स काट के बांटा जाएगा। तो जब डिविडेंड एक चीज बन जाएगी तो उस पर डिविडेंड का टैक्स रेट भी लगेगा गाइस। ओके, पॉइंट ई, एनी पेमेंट, किसने किया यार पेमेंट? अच्छा यार प्राइवेट कंपनी वो नहीं जो पिछले सफे पे डिफाइंड है, एक तो प्राइवेट कंपनी पिछले सफे पे डिफाइंड है ना, ये पेज नंबर 55 पे, वो वाली नहीं प्राइवेट कंपनी। कहते हैं यहां मैं ना प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन वो लूंगा जो प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन कंपनी लॉ में है। ठीक है कोई नहीं, बस कह दिया उसने, हम भी मान लेते हैं इसी तरह। तो कंपनी क्या बांटने लगी है जी, लोन देने लगी है। किसको देने लगी है? शेयर होल्डर को देने लगी है। कंपनी कौन सी? प्राइवेट। लेकिन प्राइवेट कंपनी कौन सी वाली? एज पर द डेफिनेशन ऑफ कंपनीज एक्ट, नॉट एज पर द डेफिनेशन ऑफ हमारा लॉ। The payment by a private company as defined in Companies Act 2017 by way of advance or loan to a कंपनी किसको दे रही है ये पैसे? शेयर होल्डर को। ये पैसे या तो एडवांस के नाम से दिए जा सकते हैं या लोन के नाम से दिए जा सकते हैं। कई दफा ऐसा भी होता है एडवांस या लोन नहीं होता, हम शेयर होल्डर को कहते हैं यार तेरे घर में काम हो रहा है वो हम करवा देते हैं, या शेयर होल्डर को हम कहते हैं कि तेरे बच्चे के स्कूल की फीस हम पे कर देते हैं। तो ये ना कहिएगा वो तो हमने सैलरी के चैप्टर में पढ़ा था मोहतरम, वो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय की बात थी, ये कंपनी और शेयर होल्डर की बात है। और शेयर होल्डर मालिक होता है, शेयर होल्डर एम्प्लॉय नहीं होता। तो ये शेयर होल्डर के घर के खर्चे अगर पूरे किए जाएं या उसके बच्चे की स्कूल की फीस पे कर दी जाए कंपनी की तरफ से, तो ये भी नामुनासिब हरकत है। फॉर द इंडिविजुअल बेनिफिट ऑफ ये तो बहुत ब्रॉड लफ्ज़ है, इंडिविजुअल बेनिफिट ऑफ शेयर होल्डर, कोई भी उसको फायदा दे दें आप, उसका कोई भी उसके घर के बिजली का बिल पे कर दें, कुछ भी कर दें। तो प्राइवेट कंपनीज को ऐसी हरकतें नहीं करनी चाहिए कि शेयर होल्डर्स के घर के बिजली के बिल पे हो रहे हो, प्राइवेट कंपनी शेयर होल्डर का लोन दे रही हो, तो किसी 1 2 शेयर होल्डर को प्रेफर्ड ट्रीटमेंट देना नापसंद किया जा रहा है। और पेमेंट सारी बात है तब होती है जब प्रॉफिट्स पड़े होते हैं, तो पेमेंट शुड बी फ्रॉम प्रॉफिट्स। प्रॉफिट्स ना पड़े हो तो कंपनी ने क्या देना किसी को? ये ऐसी लाइन तमहीद बांधने के लिए उसने लिख दी। जितना पढ़ा रहा हूं उतना पढ़े, ऊपर नीचे डब्बों में खुद ना पढ़ा करें। अच्छा जी, अब आप मुझे बता दें, ये वाला डब्बा पढ़ लें, ऊपर वाली डब्बी छोड़ें। जरा बात गौर से सुननी है और समझानी है आपने। ये मैं छुपा दिया है। अच्छा, टैक्स इम्प्लीकेशंस ऑफ द लोन और ऑन दी एज वेल एज। अच्छा, इम्प्लीकेशन शेयर होल्डर पे क्या होगी और कंपनी पे क्या होगी, ये दोनों बतानी है आपने। इफ द लोन देने वाला इज या पब्लिक लिस्टेड या पब्लिक अनलिस्टेड। कंपनी भी पब्लिक ही है, ये प्राइवेट नहीं है। मुझे याद है हमने यहाँ पब्लिक अनलिस्टेड को प्राइवेट कहा था, लेकिन वो हमारे लॉ के अंदर बात हो रही थी। अभी प्राइवेट कंपनी से कौन सी प्राइवेट कंपनी है जो कंपनी लॉ में है? तो पब्लिक लिस्टेड और अनलिस्टेड सारी इकट्ठी समझी जाएंगी, वो पब्लिक ही है। आप बता दें, अगर प्राइवेट कंपनी अपने शेयर होल्डर को लोन दे तो व्हाट इज द इंप्लीकेशन ऑन शेयर होल्डर? जल्दी बताएं, अभी पढ़े बताएं।
ट्रीटेड एज इन द हैंड्स ऑफ। अच्छा, कंपनी की क्या जिम्मेदारी होगी, सोच के बताएं, कंपनी की क्या जिम्मेदारी होगी? अगर प्राइवेट कंपनी अपने शेयर होल्डर को लोन दे तो कंपनी की क्या जिम्मेदारी होगी? जल्दी बताएं, जल्दी बताएं, जल्दी बताएं। कंपनी विल, तो अब जरा देखें, अगर प्राइवेट कंपनी अपने शेयर होल्डर को लोन दे दे तो शेयर होल्डर के हाथों में और कंपनी की क्या जिम्मेदारी है? और अगर पब्लिक कंपनी अपने शेयर होल्डर को लोन दे दे तो नो टैक्स इम्प्लीकेशन, कुछ नहीं है। ये तो देखे ना, ये जो कड़ा सा रूल है, ये पढ़ाई किसके लिए आज सिर्फ हमने, किसके लिए? तो पब्लिक कंपनीज के लिए कोई ऐसा रूल नहीं है। पब्लिक कंपनी अगर अपने शेयर होल्डर को लोन दे तो उसको लोन ही कहेंगे, उसको डिविडेंड नहीं कहेंगे। नो टैक्स इम्प्लीकेशन। और फिर कंपनी की क्या जिम्मेदारी है? नो टैक्स इम्प्लीकेशन। क्या कंपनी टैक्स काटेगी या वो अगले के हाथों में डिविडेंड ही नहीं है? वो डिविडेंड बोलो, वो डिविडेंड ही नहीं है अगले के हाथों में, तो इसलिए कंपनी ने भी इस पे टैक्स काटना नहीं, बोले काटना, हाँ, तो इसलिए कंपनी ने भी इस पे टैक्स नहीं काटना। हाँ, वो अरेंजमेंट अलग होगा, उसका इससे कोई ताल्लुक नहीं। क्या चल रहा है? हाँ, क्वेश्चन 7। ऐसे ताजा दम होके बैठा करें, जल्दी क्वेश्चन 7। वो भाईजान जो इंग्लिस्तान से आए हुए हैं, तांबा पढ़ रहे हैं, तांबा है ये वही वाला। तांबा पाकिस्तान प्राइवेट लिमिटेड इज एंगेज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ, दवाइयां बना रही हैं। इट्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैज अप्रूव्ड अ 3-year लोन टू वन ऑफ इट्स मेजर शेयर होल्डर। प्राइवेट कंपनी है ना, प्राइवेट कंपनी है, तो प्राइवेट कंपनी अगर अपने शेयर होल्डर को लोन दे दे तो ये शेयर होल्डर के हाथों में क्या समझा जाएगा? एक्सप्लेन द टैक्स इंप्लीकेशंस ऑफ द अबव ट्रांजैक्शन ऑन द कंपनी गाइस एज वेल एज द शेयर होल्डर गाय। कंपनी पे भी इंप्लीकेशन बतानी है और शेयर होल्डर के लिए क्या समझा जाएगा? डिविडेंड। और कंपनी विल डिडक्ट टैक्स, कंपनी टैक्स काटेगी, नोट कर ले। शेयर होल्डर के लिए डिविडेंड समझा जाएगा और कंपनी विल डिडक्ट टैक्स। लेकिन शेयर होल्डर के लिए डिविडेंड समझा जाएगा ना, यहाँ लॉ की प्रोविजन लिख के आनी है, वही वो जो सारी इंग्लिश 2-3 लाइन की भी पढ़ी है वो पूरी इंग्लिश लिख के आएंगे। बॉक्स तो नहीं, बॉक्स तो समझने के लिए, बॉक्स बनाने की जरूरत नहीं है। अच्छा, ये साथ वाले से कहीं कल जरा टेस्ट छोड़ के देखो, एक दफा छोड़ के देखो होती क्या तुम्हारे साथ, कहीं कहीं जरा उसे, यार इसी तरह दोस्ती बनती है, इसी तरह दोस्ती बनती है। कोई नहीं, नया बंदा है, पहली दफा ही सख्त बात कर लें, उसे कहीं जरा कल छोड़ के देख, हिम्मत कर जरा, कल कर हिम्मत जरा। उसने हिम्मत फिर कर लेनी है, फिर दुनिया देखेगी, फिर क्लास में क्लास होगी सबके सामने खड़े करके उसे। जरा ट्राई कीजिएगा, जरा कल वाला टेस्ट छोड़ के देखें, आप नहीं बस बात होगी, छोड़ के देखें एक दफा। ओके। अच्छा भाई, एक इसकी एक्सेप्शन है, आप एक्सेप्शन कहें या रिलैक्सेशन कहें, जो भी कहें। अगर एक बैंक है और वो प्राइवेट कंपनी है, एक एक्सेप्शन है, रिलैक्सेशन है। अगर एक बैंक है और वो प्राइवेट कंपनी है और वो अपने शेयर होल्डर को लोन दे दे, तो क्योंकि बैंक का काम ही लोगों को लोन देने, तो इसलिए शेयर होल्डर को लोन दे दे तो डिविडेंड पढ़े। पॉइंट नंबर 2, फॉलोइंग पेमेंट्स विल नॉट बी कंसिडर्ड एज डिविडेंड। वापस आ जाए ना जिथे थी, पेज 56 पे थे हम। फॉलोइंग पेमेंट्स विल नॉट बी कंसिडर्ड एज डिविडेंड। एनी एडवांस और लोन बाय अ कंपनी इन्वॉल्वड इन लैंडिंग बिजनेस, और ऑब्वियसली यार ये बाय अ प्राइवेट कंपनी है, इधर बाय अ प्राइवेट बैंक, बाय प्राइवेट बैंक कर लें। एनी लोन गिवन बाय अ प्राइवेट बैंक इन्वॉल्वड इन लैंडिंग बिजनेस। लैंडिंग बिजनेस में कौन इन्वॉल्व होता है? बैंक। तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। तो अगर बैंक अपने शेयर होल्डर को लोन दे दे तो शेयर होल्डर के हाथों में ये डिविडेंड नहीं है, चाहे बैंक प्राइवेट ही क्यों ना हो। ये बात भी याद रखिएगा, लिखवाइए, इसलिए मैंने कंपनी से मरा दे यहाँ प्राइवेट बैंक। वैसे प्राइवेट बैंक आमतौर पे होते ही नहीं, सारे पब्लिक ही होते हैं आजकल तो। ओके,
2-3 बंदों ने मिलकर कोई बैंक नहीं खोला हुआ। अच्छा जी, अगला पॉइंट अब आपने बड़ी गौर से समझना है। अच्छा, अब हमारा ना आज रह जाएगा पॉइंट 1 और पॉइंट नंबर 3, ये 1 और 3 रह जाएंगे, ये हम कल पढ़ेंगे। बाकी अब आप पढ़ लें। एफ पे आ जाए। पॉइंट एफ, रेमिटेंस ऑफ आफ्टर टैक्स प्रॉफिट ऑफ अ ब्रांच ऑफ अ फॉरेन कंपनी इन पाकिस्तान। रेमिटेंस टू हेड ऑफिस, रेमिटेंस टू फॉरेन हेड ऑफिस, रेमिटेंस टू फॉरेन हेड ऑफिस। ये जरा समझनी है बात क्या है। रेमिटेंस टू फॉरेन हेड ऑफिस, कोक की ब्रांच है इन पाकिस्तान और इसका हेड ऑफिस बाहर के मुल्क में है। इसने इनकम फ्रॉम बिजनेस कमाई 100 रुपया। चैप्टर 4 के पहले सफे पे जाके देखें कंपनीज का टैक्स रेट क्या है। चैप्टर 4 के पहले सफे पे, पहले सफे पे नहीं, सॉरी दूसरे सफे पे है, तीसरे पे है। कितने परसेंट है रेट? 29%। मिल गया। तो कंपनीज का टैक्स रेट चैप्टर 4 के तीसरे सफे पे है 29%। क्लियर? वापस आ जाए। इनकम फ्रॉम बिजनेस से क्या मुराद है? यानी बोतलें बेच के जो कोक को प्रॉफिट आया। इस पे टैक्स कितना है? टैक्स ऑन इनकम फ्रॉम बिजनेस 29% लगाने की जरूरत नहीं, खाली 29 ही लिख देते हैं ना, आसान सी फिगर है। ठीक है जी। अच्छा, ये पैसे बचे कितने वैसे अब? 71। इससे पता क्या कहते हैं? इसे कहते हैं प्रॉफिट आफ्टर गिविंग टैक्स। क्या कहते हैं? प्रॉफिट आफ्टर गिविंग टैक्स। अच्छा, ये 71 आपने कहां भेजना है? पाकिस्तान में रखना है या भेज देना है? रेमिट कर देंगे इसको। कहां रेमिट करेंगे? सोचें कोक की ब्रांच पाकिस्तान में ये सरमाया रख ले या बाहर के मुल्क भेज दे? बाहर के मुल्क भेज दे। रेमिटेंस करेगी किसको किसको किसको? टू फॉरेन हेड ऑफिस। ये जो 71 है ना, इस पे दोबारा टैक्स लगेगा क्योंकि ये अब आप शेयर होल्डर्स को पैसा भेज रहे हैं, क्योंकि बाहर के मुल्क में हेड ऑफिस ने आगे शेयर होल्डर्स को ये पैसा देना है। तो असल में याद रखिएगा, कंपनी का एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है, कंपनीज के ऊपर ना डबल टैक्सेशन है। ये एक जनरल बात थी जो आपको शायद ना पता हो, आज मैंने डिस्कस कर लिया आपसे। कंपनीज पे डबल टैक्स लगता है। क्यों डबल टैक्स लगता है? एक दफा कंपनी अपने बिजनेस के प्रॉफिट्स पे बिजनेस का टैक्स रेट लगा के टैक्स देती है, और दूसरी दफा जब कंपनी शेयर होल्डर्स को ये पैसे बांटने लगती है तो दोबारा 15% डिविडेंड पे टैक्स लग जाता है। तो कंपनीज की डबल टैक्सेशन है, इसलिए कंपनीज की सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये किताबों में लिखा होता है। तो ये 71 जो है ना, डिविडेंड समझा जाएगा। डिविडेंड समझा जाएगा किसके हाथों में? इन द हैंड्स ऑफ हेड ऑफिस। इन द हैंड्स ऑफ बोले हेड ऑफ। असल में ना शेयर होल्डर तो हम पकड़ नहीं सकते ना, शेयर होल्डर कहाँ होंगे इनके? शेयर होल्डर इधर बाहर के मुल्क में कहीं बैठे होंगे, उनको तो हम पकड़ नहीं सकते। तो ये डिविडेंड समझा जाएगा इन द हैंड्स ऑफ बोले हेड ऑफिस। हेड ऑफिस को वैसे बताएं 100 रुपया जाएगा या 71 जाएगा? तो जो 71 जाएगा उस पर आप 15% टैक्स काटेंगे, और टैक्स काट के पता नहीं 60 या जितने भी रुपए बचेंगे वो फिर आप बाहर के मुल्क में भेजेंगे। तो 71 पे भी 15% टैक्स कटेगा। नोट करें जल्दी। तो ये कौन सा टैक्स दे दिया है? ये डिविडेंड वाला टैक्स नहीं है। ये कौन सा टैक्स है? ये बिजनेस इनकम के ऊपर टैक्स था, वो जो बोतलें बेचने पे टैक्स बनता था, ये बोतलें बेचने वाला टैक्स है। लेकिन एक और टैक्स लगेगा आप 71 के ऊपर, वो कितने परसेंट लगेगा? 71 पे एक और परसेंटेज लगेगी, कितने परसेंट? 15%। एक और टैक्स लगेगा, वो टैक्स होगा डिविडेंड वाला। इसलिए कंपनीज का डिसएडवांटेज ये है कि इसकी डबल टैक्सेशन होती है। एक दफा कंपनी खुद अपने प्रॉफिट्स पे टैक्स देती है, दूसरी दफा शेयर होल्डर्स को जब पैसे मिलते हैं फिर दोबारा टैक्स कटता है। जब भेजेंगे जब बाहर के मुल्क भेजने लगेंगे तो 71 भेजेंगे या 15% काट के भेजेंगे? नहीं, जब तक भेजे ना तब तक नहीं। ओके, पढ़े डन, पढ़े पॉइंट एफ, रेमिटेंस टू फॉरेन हेड ऑफिस। क्या आफ्टर टैक्स प्रॉफिट कितना था हमारे एग्जांपल में? बिफोर टैक्स प्रॉफिट 100, सो आफ्टर टैक्स
रेमिटेंस ऑफ 71, रेमिटेंस ऑफ, किसने भेजे प्रॉफिट? ब्रांच ने। ब्रांच किसकी है? फॉरेन कंपनी की। है कहां ब्रांच? इन पाकिस्तान। पाकिस्तान के अंदर जो फॉरेन कंपनीज की ब्रांचेस हैं, अगर वो हेड ऑफिस में पैसे भेज दें तो इस पर टैक्स कटता है। अब इसमें ना लोगों ने बड़ा रोला वगैरह डाला और फॉरेन हेड ऑफिस ने बड़ा फटाफटा बचाया, यार ये तो ज्यादती है, ये तो डबल टैक्स हो रहा है। तो फिर थोड़ी सी रिलैक्सेशन मिल गई। तो रिलैक्सेशन पढ़ लें, क्या है पॉइंट 4 में नीचे ये देखें ना, हेडिंग पढ़ें, फॉलोइंग पेमेंट्स विल नॉट बी डिविडेंड। तो एक रिलैक्सेशन अवेलेबल है पेट्रोल बनाने वालों को, बस पेट्रोल वालों को, कि अगर कोई पेट्रोल की फॉरेन कंपनीज पाकिस्तान आई हुई है ना, तो वो फिर टैक्स ना काटा करें, वो पूरा 71 ही बाहर भेज दिया करें। रेमिटेंस टू हेड ऑफिस ऑफ बचे कुछ प्रॉफिट्स आफ्टर टैक्स। आफ्टर टैक्स क्या मतलब? 71 या 100? 71 आप अगर भेजें, कौन भेजे? पेट्रोल वाले भेजें, तो फिर वो डिविडेंड के डेफिनेशन में फॉल। तो पेट्रोलियम कंपनीज अगर 71 भेजें तो उसकी बजाय कितना भेजें? 71 ही भेजें। लेकिन पेट्रोलियम के अलावा कोई और कंपनीज अगर 71 भेजें तो 71 पे 15% कितना बनता है? 10 पॉइंट कुछ बनता है। तो 71 पे 10 काटें, तो 71 पे 10 काटेंगे तो 61 बचेगा। तो आम कंपनी 71 पे 15% काट के 10 रुपए बनेंगे 15%, तो वो भेजेंगी। और ये जो पेट्रोल वाली कंपनीज हैं ये पूरा का पूरा 71 भेजेंगी बाहर के मुल्क। अच्छा, ओवर। सैलरी के चैप्टर में आए, वो जो एक सवाल है, ये जो क्वेश्चन 10 है, क्या कहते हैं आप? 10 कहते हैं ये जो 10। अच्छा, तो ये जो क्वेश्चन 10 है, इसमें एक लाइन लिखी हुई है बड़ी भयानक किस्म की। ये लाइन पढ़ के आपने बताना है कि एम्प्लॉयर को गाड़ी थोड़े अरसे के लिए दी है, 2-3-4 साल के लिए दी है, या एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को गाड़ी हमेशा उसके नाम, पेज 101, या एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय के हमेशा नाम लगवा दिया और उसको ट्रांसफर कर दिया गाड़ी। देखें यार, ये जो गाड़ी है ना, गाड़ी, अब क्या बात करें, गाड़ी की बातें भी करते हुए मुझे आपसे शर्म आती है, गाड़ी की बातें नहीं पता आपको। अच्छा, एक डब्बा था, डब्बा 93 पे था डब्बा, उस पर तो डब्बी थी 93 पे। भाई फरमा रहे हैं पूरा डब्बा ही बना हुआ था। अल्लाह पूछे इनसे, नहीं बना हुआ, सही कह रहे हैं मोहतरम। हमने ये डिसाइड करना है कि गाड़ी ट्रांसफर की है, सोल्ड की है, या थोड़े अरसे के लिए प्रोवाइड की है, फिर हमने अपना डिसीजन लेना है। तो यार उसने लिखा हुआ है ही ऑल्सो एक्वायर्ड द व्हीकल, उसने खरीद लिया है गाड़ी। ही एक्वायर्ड द व्हीकल, ही एक्वायर्ड तो कंपनी ने फिर सोल्ड कर दी है। ही एक्वायर्ड द व्हीकल प्रोवाइडेड बाय एचसीएल, पहले उसने प्रोवाइड की हुई थी, इसको पहले प्रोवाइड की हुई थी। ही एक्वायर्ड व्हीकल एट WDV ऑफ 5 लाख। आप बताएं, बीवी को बीवी होने की वजह से लेना है या WDV को अमाउंट पेड बाय एम्प्लॉय टू एम्प्लॉयर होने की वजह से लेना है? क्यों आपको कैसे लग रहा है इट इज अमाउंट पेड बाय एम्प्लॉय टू एम्प्लॉयर? जरा देखिएगा, जरा देना ना, मैं बताऊंगा, जरा देखिएगा। ये जरा इंग्लिश पढ़े, यहां से लग नहीं रहा इट इज अमाउंट पेड बाय एम्प्लॉय टू एम्प्लॉयर। एम्प्लॉय क्या कहता है? आई विल एक्वायर दिस व्हीकल, आई विल एक्वायर दिस व्हीकल एट 5 लाख, आई विल एक्वायर दिस व्हीकल एट 5 लाख। तो मोहतरम ये गाड़ी सोच के बताएं, हमेशा के लिए बेची जा रही है या थोड़े अरसे के लिए दी जा रही है? यार एट का मतलब बताया तो था आपको, ये गलती नहीं करनी चाहिए थी आपको। ही एक्वायर्ड व्हीकल एट 5 लाख, तो हाउ मच इज पेड बाय एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय? पहले प्रोवाइड की होगी शायद, पहले प्रोवाइड की उसको थोड़े से के लिए, अब तो उसको एक्वायर कर लिया, उसने खरीद लिया। द मार्केट, और वैसे भी कॉस्ट वगैरह तो गिवन नहीं थी, क्या 5 या 10% लगा सकते, वरना तो 5 या 10 लगाना था ना, याद है कोई? वैसे तो 5 या 10 लगाना था, अभी तो कॉस्ट गिवन नहीं थी। द मार्केट वैल्यू एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट वाज 2 मिलियन, और रिटायरमेंट के वक्त वो मार्केट वैल्यू गाड़ी की बोले कितनी है? 2 मिलियन। अब आप मुझे बता दें ये कौन सा वाला रूल है, ट्रांसफर्ड वाला रूल है या थोड़े अरसे के लिए प्रोवाइड वाला? तो रूल क्या बनेगा? फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द गाड़ी माइनस अमाउंट पेड बाय एम्प्लॉय टू एम्प्लॉयर। तो बताएं जी सैलरी में कितना ऐड होगा? 2 मिलियन इज द फेयर वैल्यू माइनस अमाउंट पेड बाय एम्प्लॉय टू एम्प्लॉयर। ये WDV को WDV होने की वजह से लिया है या WDV के साथ कोई लफ्ज लगा हुआ है? क्या लफ्ज लगा हुआ है? ही एक्वायर्ड एट 5 लाख, इसका मतलब है एम्प्लॉयर सोल्ड एट 5 लाख। एम्प्लॉयर ने 5 लाख रुपए की बेची और बाजार में कितने की थी वैसे? 20 लाख की। तो 20 लाख वाली चीज अगर 5 लाख में मिल जाए तो कितना फायदा हुआ?
15 लाख। बाकी इन 3 पॉइंट्स में अगर कोई इशू है तो कल डिस्कस करेंगे। चलें जी।